यदि आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और नई पुस्तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम विभिन्न भाषाओं में एचडी गुणवत्ता वाली ध्वनि व सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक प्रदान करते हैं। यदि आप कोई सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करें। मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आपकी पसंद के अनुसार ऑडियो बुक बनाऊं। धन्यवाद। चैप्टर 5 पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। मैं मोक्ष की परवाह नहीं करता, मैं तो लाख नरकों में भी जाना पसंद करूंगा। बसंत की तरह चुपचाप दूसरों का उपकार करना, यही मेरा धर्म है। स्वामी विवेकानंद। पैदल चलना मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। मैं जहां भी जाता हूं सुबह 5 किलोमीटर पैदल चलना सुनिश्चित करता हूं। मुझे सूर्योदय की खूबसूरती, उसके आगमन से पहले की रोशनी और इस ग्रह पर एक नए दिन की शुरुआत का स्वागत करने के लिए पक्षियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को सुनने में विशेष रुचि है। हर बार जब मैं इन घटनाओं का अनुभव करता हूं, ठंडी हवा, पक्षियों का गाना और सूरज का आगमन, तो मैं इस बात से विस्मित हो जाता हूं कि कैसे प्रकृति उन सभी तत्वों को एक साथ लाती है जो इस पल को संभव बनाते हैं, और मैं ईश्वर का आभारी महसूस करता हूं। मैं भाग्यशाली रहा हूं कि मेरे काम ने मुझे कई खूबसूरत जगहों पर ले गया जहां से मेरा मन ब्रह्मांडीय वास्तविकता से परिचित हुआ। ऐसा ही एक स्थान उड़ीसा का चांदीपुर था। कोलकाता से बालासोर की दूरी लगभग 234 किलोमीटर है और चांदीपुर 16 किलोमीटर शहर से किलोमीटर दूर। नाम का अर्थ है देवी चंडी या दुर्गा का निवास। यहां का समुद्र तट निश्चित रूप से भारत के सबसे बेहतरीन समुद्र तटों में से एक है। कम ज्वार के समय पानी 3 किलोमीटर पीछे चला जाता है क्योंकि ज्वार अपने लयबद्ध चक्र का अनुसरण करता है। एकांत समुद्र तट, इमली के पेड़ों की फुसफुसाहट और ठंडी हवाएं एक ऐसा माहौल बनाती हैं, असाधारण शांति की अनुभूति। मैं समुद्र तट पर सुवर्णरेखा नदी के मुहाने तक टहलता था। नदी का विशाल फैलाव और उसके पानी की मनमोहक निरंतर लहरें अपने प्रभाव में सम्मोहित करने वाली थीं। यह आनंद के सबसे करीब की अनुभूति थी जो मैंने कभी महसूस की थी। हमने इसरो के श्रीहरिकोटा रेंज से अपनी मिसाइलों का परीक्षण शुरू किया, लेकिन हमें अपना खुद का मिसाइल परीक्षण रेंज चाहिए था। अंतरिम परीक्षण रेंज ITR था। 1989 में मिसाइलों, रॉकेटों और उड़ान परीक्षण वाहनों को लॉन्च करने के लिए एक समर्पित रेंज के रूप में स्थापित किया गया। बहुभूमिका त्रिशूल, बहुलक्ष्य सक्षम आकाश, एंटी टैंक नाग मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी और लंबी दूरी की प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी अग्नि सहित विभिन्न वर्ग की कई मिसाइलों का परीक्षण ITR से किया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को विकसित करने के लिए स्थापित भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस का भी इस रेंज में परीक्षण किया गया है। ITR ने कई अन्य मिशनों जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका और पायलट रहित विमान लक्ष्य के परीक्षण में भी सहायता की है। ITR को हवाई हथियारों और प्रणालियों के परीक्षण के लिए भी सक्षम बनाया गया है। परिष्कृत उपकरणों की मदद से जोर देने वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग शामिल है, लंबी दूरी की मिसाइलें, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, हथियार प्रणालियां, हल्के लड़ाकू विमान LCA, बहुलक्ष्य हथियार प्रणाली और उच्च त्वरित गतिशील मिसाइलें। ITR समुद्र तट के साथ 17 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहां कई ट्रैकिंग स्थल हैं। परीक्षण वाहनों के उड़ान पथ पर उपकरणों को तैनात किया गया है। ITR में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण सुविधाएं हैं। मोबाइल और फिक्स्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल S-बैंड ट्रैकिंग रडार, फिक्स्ड C-बैंड ट्रैकिंग रडार, फिक्स्ड और मोबाइल टेलीमेट्री सिस्टम, रेंज कंप्यूटर, फोटो प्रोसेसिंग सिस्टम, मौसम विज्ञान प्रणाली और रेंज सुरक्षा प्रणाली। लॉन्च के दौरान सुरक्षा निर्णयों में सहायता के लिए एक विशेषज्ञ प्रणाली विकसित की गई है। ITR धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक विश्व स्तरीय रेंज में विकसित हो रहा है। जुलाई 1995 की एक गर्म और उमस भरी आधी रात थी। हम जा रहे थे पृथ्वी की लगातार चौथी सफल उड़ान के परिणामों के माध्यम से। सफलता से चेहरे खिले हुए थे, जश्न का माहौल था। हम में से 30 लोग जो 1200 मेहनती टीम के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, विचार कर रहे थे
लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला, महानिदेशक, ने पूछा, आगे क्या? आर्टिलरी ने सुझाव दिया कि सेना को भूमि रेंज पर उड़ान परीक्षण की आवश्यकता है। 150 मीटर के भीतर अंतिम गंतव्य पर प्रभाव की सटीकता। इसे कहा जाता है तकनीकी शब्दों में सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, सीईपी। हमने भारत का भौगोलिक नक्शा खोला। आईटीआर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर 5 छोटे बिंदु थे। ये व्हीलर द्वीप हैं। हम नहीं समझ पाए। राजस्थान के रेगिस्तान में जाना स्पष्ट कारणों से अच्छा है। अंडमान और निकोबार द्वीप बहुत दूर हैं। रात 2 बजे हमने तय किया कि व्हीलर द्वीप ही सही जगह है। मिसाइल प्रभाव परीक्षण के लिए यह द्वीप सबसे उपयुक्त था। अब उपयुक्त द्वीप की खोज शुरू हुई। इलाके का सर्वेक्षण करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। किसी ने मछुआरों से हमें द्वीपों तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए कहा। मेरे 2 सहकर्मी सारस्वत और सलवान धामरा नामक स्थान पर गए। धामरा से उन्होंने 250 रुपए में एक दिन के लिए नाव किराए पर ली। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो लगभग अंधेरा हो गया था। सलवान ने यात्रा के दौरान खाने के लिए फल साथ रखे थे, लेकिन अंततः यही उनके खाने का हिस्सा बन गए। द्वीप पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एक खूबसूरत रात थी, लेकिन मेरे दोस्त, जो न तो समुद्र से परिचित थे और न ही एक निर्जन द्वीप पर फंसे रहने के आदी थे, ने इसे काफी डर के साथ बिताया। हालांकि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे और इसके बजाय दावा करेंगे कि उन्होंने इसका आनंद लिया। अगली सुबह उन्होंने द्वीप का सर्वेक्षण शुरू किया, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा है। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने द्वीप के पूर्वी हिस्से में एक पेड़ पर बांग्लादेश का झंडा लहराते देखा, जिसके पास झोपड़ियां थीं। द्वीप पर शायद पड़ोसी देश के मछुआरे अक्सर आते थे। मेरे दोस्तों ने जल्दी से झंडा हटा दिया। इसके बाद चीजें तेजी से आगे बढ़ीं। वन और पर्यावरण अधिकारियों सहित जिला अधिकारियों ने द्वीप का दौरा किया। इसके तुरंत बाद मुझे द्वीपों को अधिग्रहित करने के लिए रक्षा मंत्री की मंजूरी मिल गई। भूमि हस्तांतरण के लिए उड़ीसा सरकार और वन विभाग के साथ औपचारिकताएं पूरी की गईं। मैंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की ताकि फाइल को मुख्यमंत्री के डेस्क पर पहुंचाया जा सके। मैंने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र भी लिखा जिसमें बताया कि हमें डीआरडीओ के काम के लिए द्वीपों की आवश्यकता क्यों है, विशेष रूप से प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए रेंज के रूप में उपयोग के लिए। आवेदन भेजने से पहले हमने तैयारी का काम पहले ही कर लिया था। आसपास के इलाकों में मछली पकड़ने की गतिविधियों, कछुओं के प्रवास में होने वाली बाधा और सबसे बढ़कर द्वीपों की लागत के बारे में सामान्य प्रश्न थे। 10 दिनों के भीतर हमें मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिल गया। मैंने मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बारे में बहुत कुछ सुना था, खासकर पायलट के तौर पर उनके दिनों और राष्ट्रपति सुकर्णो के साथ उनकी दोस्ती के बारे में। जब मैं मेजर जनरल के शॉट एन सिंह और सलवान के साथ मुख्यमंत्री के कक्ष में दाखिल हुआ तो उन्होंने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। उन्होंने मुझसे कहा, ओह मेरे दोस्त कलाम, मैंने डॉ. साराभाई के समय से लेकर अब तक आपके काम को देखा है। आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। मेरी मौजूदगी में उन्होंने डीआरडीओ को सभी 4 द्वीप देने के उड़ीसा सरकार के फैसले पर हस्ताक्षर किए और कहा, कलाम, मैंने आपको मांगी गई मंजूरी दे दी है। मुझे पता है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपका मिशन मिसाइल कार्यक्रम देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा से जो भी चाहिए वो तुम्हारा होगा। फिर अचानक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे बहुत प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने मांग भरे लहजे में कहा, कलाम, तुम्हें मुझे राष्ट्र को एक वादा और आश्वासन देना होगा। जिस दिन भारत अपना खुद का आईसीबीएम बना लेगा, मैं एक भारतीय के तौर पर और मजबूत हो जाऊंगा। वहां सन्नाटा छा गया। मुझे तुरंत जवाब देना था। बीजू पटनायक एक जबरदस्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और एक नेता के तौर पर भी बेहद प्रभावशाली थे, जिनका राष्ट्र के प्रति प्रेम राजनीति से परे था। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, सर, हम आपके मिशन के लिए काम करेंगे। मैं दिल्ली में आपके विचारों पर चर्चा करूंगा। करीब 40 साल पहले साहसी बीजू पटनायक ने
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को खोजने के लिए कलिंगा एयरवेज के अपने विमान को जकार्ता में उड़ाया था। सुकर्णो की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और परिवार नवजात बच्ची के लिए नाम खोज रहा था। तभी बिजुड़ा ने उन्हें फोन किया। सुकर्णो ने भारत से आए आगंतुक को समस्या के बारे में बताया। बीजू पटनायक ने अपने मन में उन बादलों को याद किया जिन्होंने बच्चे के आगमन का स्वागत किया था और उनके लिए संस्कृत समकक्ष का सुझाव दिया। सुकर्णो की बेटी का तुरंत मेघावती नाम रखा गया और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र के नेता की बेटी को हिंदू नाम मिला। महान लोगों के लिए धर्म दोस्त बनाने का एक तरीका है। छोटे लोग धर्म को लड़ाई का हथियार बना लेते हैं। कई वर्षों बाद, कई राजनीतिक उथल पुथल के बाद मेघावती सुकर्णो पुत्री पहले इंडोनेशिया की उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बनी। मेरे दोस्त, एक ऐसी पीढ़ी के राजनेताओं के जाने पर शोक मनाइए जिनके पास आवाज और दूरदृष्टि और पहुंच थी और जो हमारी सीमाओं से बहुत दूर तक जाती थी। एक खास देश के प्रति हमारी राज्य प्रायोजित असामान्य और पागलपन भरी आसक्ति पर शोक मनाइए, जिसने हमें बाकी दुनिया से अंधा कर दिया है, जिसमें तीसरी दुनिया भी शामिल है, जिसका हम बहुत पहले तक नेतृत्व करते थे। और राष्ट्रों के समूह में हमने खुद को किस हद तक गिरा दिया है, इस पर धीरे से रोइए। एक अरब लोगों वाले एक बड़े देश, एक संपन्न उद्योग और वैज्ञानिक प्रतिभा के एक बड़े भंडार वाले देश, एक ऐसे देश के लिए जो एक परमाणु शक्ति है, भारत उतना महत्व नहीं रखता जितना उसे देना चाहिए। विश्व मामलों में हमारे प्रभाव के संदर्भ में शायद कोई भी अन्य देश इसकी क्षमता से इतना पीछे नहीं है जैसे हम हैं। पोखरण द्वितीय के बाद पश्चिमी देश भारत और पाकिस्तान के बारे में एक ही सांस में बात कर रहे हैं। क्या यह हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है कि हम दुनिया को यह दिखा दें कि हम एक ऐसे राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं जो पाकिस्तान से परे दुनिया में हम गुणात्मक रूप से बेहतर, अधिक परिपक्व और क्या यह लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता वाला एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मार्च 2002 के दौरान मैं अन्ना विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के लगभग 200 छात्रों को पढ़ा रहा था और मैंने प्रौद्योगिकी और इसके आयाम पर 10 व्याख्यानों की एक श्रृंखला दी। बातचीत के अंतिम दिन दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों पर चर्चा हुई। छात्रों में से एक ने एक सवाल उठाया, सर, मैंने हाल ही में अमर्त्य सेन का यह बयान पढ़ा है कि मई 1998 में भारत द्वारा किया गया परमाणु हथियार परीक्षण गलत था। अमर्त्य सेन एक महान अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें विकास पर उनके विचारों के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। ऐसे व्यक्तित्व की टिप्पणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी टिप्पणियों पर आपका क्या विचार है? मैंने कहा, मैं आर्थिक विकास के क्षेत्र में अमर्त्य सेन की महानता को स्वीकार करता हूं और उनके सुझावों की प्रशंसा करता हूं, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही मुझे लगा कि सेन भारत को पश्चिमी नजरिए से देखते हैं। उनके विचार में भारत को अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए। मैं सहमत हूं, लेकिन हमें अतीत में भारत के अनुभव को भी ध्यान में रखना चाहिए। पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु प्रसार के खिलाफ बात की और सभी देशों में शून्य परमाणु हथियारों की वकालत की। हम परिणाम जानते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि अमेरिकी धरती पर 10,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। अन्य 10,000 परमाणु हथियार रूसी धरती पर हैं और उनमें से कई ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में हैं। स्टार्ट डू और अमेरिका और रूस के बीच हाल के समझौतों में केवल परमाणु हथियारों की संख्या को घटाकर 2000 करने की बात कही गई है और ये समझौते भी लंगड़े हैं। कोई भी हथियारों की कमी को गंभीरता से नहीं लेता है। मई 1998 में अमेरिका और रूस या अन्य पश्चिमी देशों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के खिलाफ लोगों को एक आंदोलन चलाना चाहिए ताकि शून्य परमाणु हथियार का दर्जा प्राप्त किया जा सके। यह याद रखना जरूरी है कि हमारे 2 पड़ोसी देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। क्या भारत मूकदर्शक बनकर देख सकता है?
पिछले 3000 वर्षों में भारत पर विभिन्न विजेताओं ने आक्रमण किया है, जिसमें ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली शामिल हैं। या तो अपने विस्तार के लिए, किसी क्षेत्र पर कब्जा करना, धर्म का प्रचार करना या देश की संपत्ति चुराना। ऐसा क्यों है? भारत ने कभी भी अन्य देशों पर आक्रमण नहीं किया, तमिलनाडु में कुछ अपवादों को छोड़कर। क्या इसका कारण यह है कि हमारे राजा इतने बहादुर नहीं थे? सच तो यह है कि भारतीय सहिष्णु थे और कभी भी दूसरों द्वारा पीढ़ियों तक शासित होने के सही निहितार्थों को नहीं समझ पाए। लेकिन लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद जब हमें अपनी आजादी मिली और देश एकजुट हुआ और भौतिक सीमाएं बनी, तो क्या आर्थिक समृद्धि को ही एकमात्र लक्ष्य बनाकर रहना संभव है? देश की ताकत दिखाने का एकमात्र तरीका उसकी रक्षा करना है। ताकत ताकत का सम्मान करती है, कमजोरी का नहीं। ताकत का मतलब सैन्य शक्ति और आर्थिक समृद्धि है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय और नीतियां परमाणु हथियार रखने वाले देशों द्वारा तय की जाती हैं। ऐसा कैसे है कि हमें अभी तक सुरक्षा परिषद में सीट नहीं मिली है, लेकिन अब दूसरे देश भारत को सदस्य बनाने की सिफारिश कर रहे हैं? इस संबंध में मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मेरे मित्र एडमिरल एल रामदास, जो नौसेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ने मुझसे कहा कि वे और उनके समूह के लोग मई 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण के विरोध में संसद के सामने प्रदर्शन करेंगे। मैंने अपने मित्र को जवाब दिया कि उन्हें और उनके समूह को पहले व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के सामने वहां बड़ी मात्रा में परमाणु हथियारों और आईसीबीएम के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। मैं अपने लोगों से महानता की ओर बढ़ने का आह्वान करता हूं। यह सभी भारतीयों से उनकी उच्चतम क्षमताओं तक पहुंचने का आह्वान है। वे कौन सी ताकतें हैं जो राष्ट्रों के उत्थान या पतन का कारण बनती हैं? और वे कौन से कारक हैं जो किसी राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं? एक मजबूत राष्ट्र में 3 कारक हमेशा पाए जाते हैं: अपनी उपलब्धियों पर सामूहिक गर्व, एकता आयास और संयुक्त कार्रवाई की क्षमता। किसी भी राष्ट्र और लोगों को सबसे ऊपर उठने के लिए उनके पास अतीत में महान नायकों और कारनामों, महान रोमांच और विजयों की एक साझा स्मृति होनी चाहिए। अगर अंग्रेज महान ऊंचाइयों पर पहुंचे तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास प्रशंसा करने के लिए महान नायक थे, जैसे कि लॉर्ड नेल्सन या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। जापान राष्ट्रीय गौरव का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। जापानियों को एक लोग होने, एक संस्कृति होने पर गर्व है और इसी वजह से वे एक अपमानजनक सैन्य हार को एक विजयी आर्थिक जीत में बदल सकते हैं। सभी राष्ट्र जो महानता की ओर बढ़े हैं, उनमें मिशन की भावना की विशेषता रही है। जापानियों में यह भावना काफी हद तक है। जर्मनों में भी यही भावना है। 3 दशकों के दौरान जर्मनी 2 बार लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया और फिर भी इसके लोगों की नियति की भावना कभी कम नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की राख से यह आर्थिक रूप से शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से मुखर राष्ट्र के रूप में उभरा है। यदि जर्मनी एक महान राष्ट्र हो सकता है तो भारत क्यों नहीं? दुर्भाग्य से भारत के लिए ऐतिहासिक ताकतों ने सदियों से चली आ रही सभी समुदायों को उनकी जड़ों की ओर वापस ले जाकर एक साझा स्मृति नहीं दी है। पिछले 50 सालों में उस स्मृति को संजोने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। मुझे अपने देश में अनेक धर्मों के बारे में सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बचपन से लेकर हाई स्कूल तक और उसके बाद लगभग 70 साल तक। मैं समझता हूं कि किसी भी धर्म का मुख्य विषय आध्यात्मिक कल्याण है। यह समझा जाना चाहिए कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की नींव आध्यात्मिकता से। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे मिशन की भावना कमजोर हो गई है, इसलिए हम अपनी संस्कृति और खुद के प्रति सच्चे नहीं रह गए हैं। अगर हम खुद को एक विभाजित लोगों के रूप में देखते हैं जिन्हें अपने अतीत पर कोई गर्व नहीं है और भविष्य में कोई विश्वास नहीं है, तो हम निराशा, हताशा और निराशा के अलावा और क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारत में मूल संस्कृति समय से परे है। यह इस्लाम के आगमन से पहले की है। यह ईसाई धर्म के आगमन से पहले की है। केरल के सीरियाई ईसाइयों की तरह शुरुआती ईसाइयों ने अपनी भारतीयता को सराहनीय दृढ़ता के साथ बनाए रखा है।
क्या वे इसलिए कम ईसाई हैं क्योंकि उनकी विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, या उनके पुरुष केरल शैली की धोती पहनते हैं? केरल के मुख्यमंत्री के एंटनी विधर्मी नहीं हैं क्योंकि वे और उनके लोग केरल की संस्कृति का हिस्सा हैं। ईसाई होने से वे विदेशी नहीं बन जाते। इसके विपरीत यह उनकी भारतीयता को एक अतिरिक्त आयाम देता है। AR रहमान भले ही मुसलमान हों, लेकिन जब वे वंदे मातरम गाते हैं तो उनकी आवाज सभी भारतीयों की आत्मा में गूंजती है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। हमारी एकता की भावना और हमारे उद्देश्य की भावना के लिए सबसे बड़ा खतरा उन विचारकों से है जो लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। भारतीय संविधान अपने सुरक्षात्मक छत्र के नीचे सभी नागरिकों को पूर्ण समानता प्रदान करता है। अब चिंता का कारण धार्मिक भावनाओं पर धार्मिक रूप को तरजीह देने की प्रवृत्ति है। हम अपनी विरासत के लिए एक सांस्कृतिक नौतरवाई की धार्मिक संदर्भ क्यों नहीं विकसित कर सकते जो हम सभी को भारतीय बनाने का काम करे? समय आ गया है कि हम भेदभाव करना बंद करें। आज हमें राष्ट्र के लिए एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो एकता ला सके। जब हम भारत को उसके गौरवशाली अतीत के साथ स्वीकार करते हैं तो हम शांति और समृद्धि, सृजन और प्रचुरता के साझा भविष्य की आशा कर सकते हैं। हमारा अतीत हमेशा हमारे साथ है। इसे सद्भावना के साथ पोषित किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक वर्चस्व के अभ्यास में नष्ट किया जाना चाहिए। विकसित भारत केवल शहरों का देश नहीं होगा। यह टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और ई-कॉमर्स द्वारा सशक्त समृद्ध गांवों का नेटवर्क होगा। नया भारत जैव प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान और कृषि विज्ञान तथा औद्योगिक विकास के संयोजन से उभरेगा। राजनीतिक नेता इस ज्ञान से पैदा हुए उत्साह के साथ काम करेंगे कि राष्ट्र व्यक्तिगत हितों और राजनीतिक दलों से बड़ा है। यह रवैया ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करने में सहायक होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में प्रगति होगी और शहरी लोग प्रकृति द्वारा उत्पादों और धन के रूप में दी जाने वाली सर्वोत्तम चीजों को अवशोषित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। हमारे नेतृत्व के सामने सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी काम रचनात्मक बदलाव के लिए सभी ताकतों को एक साथ लाना और उन्हें मिशन मोड में तैनात करना है। भारत एक अरब लोगों का देश है जिसमें कई धर्म और समुदाय हैं। यह भौगोलिक विविधता के अलावा विचारधाराओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि खंडित सोच, खंडित योजना और अलग अलग प्रयास परिणाम नहीं दे रहे हैं। एक सामंजस्यपूर्ण भारत बनाने के लिए लोगों को एक साथ आना होगा। राष्ट्र का दूसरा दृष्टिकोण राष्ट्र में पुनर्जागरण लाएगा। एक सशक्त भारत का निर्माण करने का कार्य दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में है। सारांश: असफलताओं के बीच सफलता की कहानियां हैं। अव्यवस्था के बीच आशा है, समस्याओं के बीच वादा है। हम एक अरब लोग हैं जिनके पास कई धर्म और विचारधाराएं हैं। राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अभाव में दरारें उभरती रहती हैं और हमें कमजोर बनाती हैं। इस दरार को मजबूत करने और हमें एक राष्ट्रीय मंच में एकीकृत करने की जरूरत है।